मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और am I audible clearly? Yes, ma'am. Your voice is also clear, and we can see the presentation very clearly, ma'am. ओके, तो बच्चों आपको बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैंने पिछली लेक्चर में जो लेक्चर दिया था वो टाइप्स ऑफ रिसर्च पे लेक्चर दिया था, अगर आपको याद होगा। आप लोग बहुत सारे लेक्चर वन बाय वन सुन रहे हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं कवर करूंगी, इथिक्स इन रिसर्च एंड साइंस। अब आप इथिक्स से क्या समझते हैं? इथिक्स इथिक्स से हम समझते हैं, अगर हम हिंदी में बात करें तो हम रिसर्च अनुसंधान में नैतिकता। जब हम अपनी डेली लाइफ जीते हैं तो हम कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं या कुछ मॉरल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे हम घर पे हों चाहे हम ऑफिस में। और सोसाइटी के, गवर्नमेंट के भी कुछ नियम होते हैं, उनका हमें पालन करना पड़ता है। अगर आप रोड पे भी जा रहे हैं तो आपको उन नियमों का पालन करना पड़ता है, और यदि आप नहीं करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ता है। तो रिसर्च में भी जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ इथिकल गाइडलाइंस होते हैं जिनको हम फॉलो करना पड़ता है, हमें फॉलो करना पड़ता है, जिनके बिना हम अपनी रिसर्च को पूरा कंक्लूजन तक नहीं ले जा सकते हैं। तो आज हम इस इथिकल प्रिंसिपल्स की ही बात करेंगे। कुछ सामने मैंने लिखा हुआ है इथिकल प्रिंसिपल गाइडिंग रिसर्च में, जैसे रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पेक्ट फॉर फ्री एंड इन्फॉर्म कंसर्न। ये सब उन इथिक्स पे है। जैसे मेडिकल फील्ड में यदि हम किसी ह्यूमन को, या फिर सोशल साइंस सब्जेक्ट में यदि हम मानवता, जहाँ पे मानव आ जाता है साइंस के अंदर, तो उनका कंसेंट यानी कि उनकी सहमति हमें होनी चाहिए, जो जिसको भी हम रिसर्च के अंदर ले रहे हैं, चाहे हम सोशल साइंस की बात करें या साइंस की बात करें। और इसके अलावा हमें उनकी प्राइवेसी, उनकी गोपनीयता और कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी गोपनीयता को हम सुरक्षित रख सकें, जिस भी ह्यूमन बीइंग को हम ले रहे हैं उसको भी। अभी आगे चल के मैं और भी चीजें बताऊंगी, लेकिन ये एक बेसिक इथिकल प्रिंसिपल्स है गाइडिंग रिसर्च के। जब हम रिसर्च करें तो उसमें हार्म के चांसेस कम हो और बेनिफिट के चांसेस ज्यादा हो, जो सोसाइटी को बेनिफिट कर पाए आपकी जो भी रिसर्च हो। ये कुछ मैंने कंटेंट बनाया है, इसके बेसिस पे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ इंट्रोडक्शन से। एथिक्स जिसे हम सिनोनिम कह सकते हैं मॉरल्स। तो इथिक्स वो नैतिकता है या जो ये कहता है कि हमें अपनी रिसर्च जब शुरू करनी चाहिए तो उसमें एक ईमानदारी होनी चाहिए, हमारी रिसर्च में एक पारदर्शिता होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और हमें जो है निष्पक्षता भी होनी चाहिए, यानी हमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अब रिसर्च यानी कि जैसे आपने कोई रिसर्च फील्ड ली, जियोलॉजी से, अर्थ साइंस से, या बॉटनी से कर रहे हैं, या एनवायरमेंटल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको बड़ी ईमानदारी से उसको शुरू करना चाहिए। आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ना चाहिए, आपको लिखनी चाहिए। साथ ही साथ आप तो रिसर्च कर रहे हैं, आपके जो गाइड हैं उनके ऊपर भी ये दायित्व है कि उनको भी एथिक्स का ध्यान रखना है, उनको भी अनबायस्ड होके ही कोई काम करना है। आपको तो सभी को लागू करना है, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो एक साइंटिस्ट हो। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है। आप अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ कहा, आपको लगा नहीं वो सही नहीं है, तो आप उसके लिए बोलते हैं उनसे। ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स है तो आप नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं, ये चीज सही है। तो वही गाइडलाइंस आपको रिसर्च में भी ध्यान रखना है। केवल रिसर्च टॉपिक को ले लेना, कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेना और फिर स्टार्ट कर देना नहीं, आपको इथिक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि रिसर्च फील्ड में क्या इथिक्स होते हैं, क्या मैं उन इथिक्स के मापदंडों पे हम अब उतर पा रहे हैं, या हम कहीं भी कोई कुछ गलती कर रहे हैं तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। तो इथिक्स जो है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर भी डिफाइन करता है कि व्हाट इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल सोसाइटी। आगे चलते हैं। तो इथिक्स इन रिसर्च, जो नैतिकता है वो हर स्टेज पे रिसर्च की लागू होती है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ से आप कंसीव करते हैं, कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, फिर उसको कंडक्ट करते हैं और फिर आखिर में उसको इवेलुएट करते हैं, हर स्टेप पे आपको एक इथिक्स से गुजरना पड़ता है।
तो वो मॉनिटर करता है, और यही जो रिसर्च एथिक्स है यही एजुकेट करता है और मॉनिटर करता है एक रिसर्चर को, एक शोधकर्ता को, कि वो रिसर्च को हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर करे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम फंडामेंटल गोल्स ऑफ रिसर्च, यानी कि नॉलेज को हमें बढ़ाना है, नॉलेज और गेन करनी है, हमें सच्चाई को, मतलब कि हमें उस तह तक अपनी रिसर्च में जाना है जहां हम मैक्सिमम उसको सच्चाई से अपनी रिसर्च को बता पाए और हम गलतियों को कम से कम कर पाए। क्योंकि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में वो सोसाइटी को बेनिफिट करने वाली। तो जब वो सोसाइटी को बेनिफिट करेगी तो उसके लिए हमें बहुत पारदर्शिता, बहुत सच्चाई के संग चलना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी के संग, ताकि सामाजिक, जो समाज में हमारी रिसर्च का फायदा हो सके और समाज के लोगों और गवर्नमेंट के लोगों जो है दोनों को हमारी रिसर्च पे विश्वास हो कि अच्छा ये रिसर्च हुई है, इसका ये आउटपुट है, ये कैसे बेनिफिट करेगी। तो मेडिकल चाहे वो बड़ा असर हो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो वो असर होता है वो सही दिशा में होना चाहिए, ताकि समाज को आपकी रिसर्च पे विश्वास हो सके और गवर्नमेंट को भी विश्वास हो सके। क्योंकि आप अगर रिसर्च को आगे परस्यू करना चाहते हैं उसी रिसर्च को, तो आपको फंडिंग लेनी पड़ती है। आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या डीबीटी, सबसे फंडिंग लेके आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जो वो प्रोजेक्ट आपको तभी सेंक्शन करेंगे जब उनको आपकी रिसर्च में कुछ कंक्लूसिव दिखेगा, उनको दिखेगा कि आपकी जो साइंस है वो सोसाइटी तक पहुंच रही है और वो सोसाइटी में अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई भी जब रिसर्च करता है तो वो हमेशा पब्लिक और कम्युनिटी के लिए आंसरेबल होता है। हम बंद कमरे में लैब में कोई रिसर्च कर लें फिर हम उसको छपा दें, इससे नहीं होता है। आपकी जो रिसर्च होती है वो आंसरेबल होती है पब्लिक में। अल्टीमेटली जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो वो एक पब्लिक डोमेन में आ जाती है। जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो वो आपकी रिसर्च है, लेकिन वो उसे सारी पब्लिक पढ़ रही है, उसे हर आदमी पढ़ रहा है, तो यू आर आंसरेबल फॉर दैट रिसर्च। और इसके अलावा आपको अपनी रिसर्च, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, समाज के लिए होती है। समाज के प्रति समाज को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो आपने रिसर्च की है वो ट्रूथफुलनेस से की है, वो उससे हमारा फायदा हो रहा है, और अल्टीमेटली वो आपको आगे प्रोजेक्ट परस्यू करने के लिए फंडिंग के भी रास्ते खोलती है। इसीलिए इंटीग्रिटी और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर हैं रिसर्च में, आप लोग कोर्स वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग इन मॉडल्स का, इन एथिक्स का हमेशा ध्यान रखिए। यदि आपको कुछ गुंजाइश है तो आपके ऑलरेडी आपके गाइड्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एज वेल एज एनिमल वेलफेयर। तो एनिमल्स का यूज भी होता है, यदि हम जूलॉजिकल फील्ड में जाए या मेडिकल फील्ड में जाए तो एनिमल टेस्टिंग भी होती है। तो उसके प्रति भी क्या इथिक्स है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ट्रूथफुलनेस मैंने बताया कि अपनी जो भी आपका अनुसंधान कर रहे हैं उसको बड़ी सच्चाई ईमानदारी के संग करिए। आपकी मेथोडोलॉजी, आपका डेटा फाइंडिंग, डेटा एज इट इज होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का फैब्रिकेशन, डिस्टॉर्शन या फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि डेटा आपने बना लिया, डेटा नहीं समझ में आ रहा है तो आपने बना लिया, डिस्टॉर्शन उसका कर दिया, कुछ मिस इंटरप्रेट करके कोई कंक्लूजन कर दिया। सो दैट इज वेरी इलीगल, और आप कह सकते हैं बहुत ही वो अनइथिकल होता है, जिसको आगे चल के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं इंडियन सिनेरियो में और ग्लोबल सिनेरियो में कि उनको आंसरेबल होना पड़ता है और फिर उनको बहुत उसका जवाबदेही देनी पड़ती है। तो बेसिकली हमें ये होता है कि हम एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें बायसनेस को अवॉइड करें, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन को पूरी सच्चाई ईमानदारी से करें। यदि कोई उसमें हमें दिक्कत आ रही है तो हम उसको और पढ़ें, पढ़ के और हम लोगों से बात करें जो एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम उसमें कहीं भी डेटा लैकिंग के चक्कर में हम उसको कुछ गलत या फैब्रिकेशन की तरफ ना जाए, यानी अनइथिकल डायरेक्शन में बिल्कुल ना जाए। इंटीग्रिटी हमेशा ध्यान रखिए। जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च अकेले नहीं करते, आप एक टीम वर्क में करते हैं, कोलैबोरेशन में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गूगल साइंस इंस्टीट्यूट में हूँ और मैंने कच्ची यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर के संग कोलैबोरेट किया।
तो वहाँ आपकी इंटीग्रिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपने जो एग्रीमेंट किया है या जो एमओयू साइन किया है या जो प्रॉमिसेस किया है उसको सिंसियरिटी से आप उसको कर सकें। आप, क्योंकि आपकी जो सिंसियरिटी होती है वही आपके व्यक्तित्व को बताती है कि आप रिसर्च कैसे रिसर्च कर रहे हैं। केवल इससे नहीं काम चलेगा कि आपने क्वालिटी हाई क्वालिटी रिसर्च कर लिया, आपका नाम हो गया, आपने कोई एग्रीमेंट किया, फिर आप उसको नहीं निभाए, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, आपने टाइम पे उनको डेटा नहीं दिया, टाइम पे कुछ नहीं किया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हमेशा एक सिंसियरिटी से कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तभी आप, ये सब चीजें भी आपकी रिसर्च में मायने रखती है कि आप कितनी इंटीग्रिटी, कितनी ट्रूथफुलनेस से काम कर रहे हैं और कितनी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। केवल अच्छा काम कर लेने से काम नहीं होता कि आपने अच्छा पेपर कर लिया बस हो गया और फिर आपने जवाब नहीं दिया, आपने ईमेल्स का जवाब नहीं दिया, कोई आपको लगातार फोन कर रहा है कि व्हाट इज द डेटा, क्या डेटा है क्या नहीं। तो यू, इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च, इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम वर्क, आप टीम के सब लोगों के प्रति आंसरेबल है और आपको सबका उधर, आपको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। केयरलेस एरर्स और नेग्लिजेंस को अवॉइड करना भी उसके अंदर अंदर आता है कि आप केयरफुली काम करें। आप एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, आपको डेटा आपका फीडिंग हो रहा है और आपने केयरलेसली कुछ काम, कुछ मान लीजिए आप कोई सॉन्ग ही सुन रहे हैं, आजकल हेडफोन चल रहा है, लोग सॉन्ग सुनते हैं, स्टूडेंट्स को कई बार मैंने देखा है हेडफोन लगाए रहते हैं, इवन क्लास में भी। तो वो सब बहुत गलत है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ध्यान से माइक्रोफोसिल देख रहे हैं और अगर आप कान में ईयरफोन लगाए, दैट इज वेरी बैड। क्योंकि आपका जो माइंड है वो फोकस होना चाहिए कि आपने जो भी फॉसिल देख, जैसे मेरे फील्ड है माइक्रोफोसिल, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कोई एरर तो नहीं कर रहे हैं, मिनिमम एरर आपको करनी है। तो ये भी एक पार्ट है एक एथिक्स का कि आपको अपना काम बहुत ही अच्छे से करना है। यदि आप अपना काम अच्छे से करेंगे, एथिक्स के तरह करेंगे, तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर ओवरऑल पर्सनालिटी। आप अपने पर्सनल रिलेशंस में भी आप फिर बहुत केयरफुल हो जाएंगे एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। तो इस तरीके से हम गुड रिकॉर्ड रिसर्च एक्टिविटीज का रखें, डेटा कलेक्शन करें, रिसर्च डिजाइन करें और फिर हम जो जर्नल्स है जहाँ हम अपना डेटा पब्लिश होने के लिए भेजते हैं उसका करस्पॉन्डेंस के लिए भी हमें केयरफुल होना चाहिए। ओपननेस, यानी कि हमें ओपन होना चाहिए। जब हम किसी दो लोगों के संग या टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा डेटा हाइडिंग, एक कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए, लेकिन हम डेटा को बहुत ज्यादा हाइड करके नहीं कर सकते। एंड ये तो पहला है। दूसरा ये है कि जब आपका डेटा पब्लिश हो जाता है किसी रिसर्च पेपर में और एक ओपन डोमेन में आ जाता है, तो वहां पे 50 लोग ऐसे होंगे जो आपकी डेटा को, आपके रिसर्च को क्रिटिसाइज करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर छाप दिया और उसके बाद यू आर शट डाउन कि मेरा तो कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। वो इगोइज्म आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपका डेटा ओपन डोमेन में है, यदि किसी ने क्रिटिसाइज किया है तो आप उसको खुद फिर से वैलिडेट करिए, या इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ इन योर डेटा तो आप डेटा शेयर भी कर सकते हैं उसको। तो क्रिटिसिज्म और न्यू आइडियाज के लिए हमेशा ओपन रहिए, बिकॉज दैट विल गाइड यू फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। तो यू शुड बी वेरी, आपको जनरली हमने देखा है कि लोगों के अगर कोई सीनियर साइंटिस्ट है, मान लीजिए उसने कोई पेपर पब्लिश किया बहुत अच्छे जर्नल में, या प्रोफेसर है पब्लिश किया, उसके बाद दूसरे ने, किसी जूनियर ने उसको क्रिटिसाइज किया या वाइस वर्सा, तो दैट कम्स अंडर, वो ईगोइज्म आ जाता है कि अरे मेरा स्टडी को कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है, मैं इतने सालों से काम कर सकता हूँ। नहीं, यू शुड बी ओपन फॉर द क्रिटिसिज्म। अगर चीजें गलत आपको लग रहा है, कोई गलत क्रिटिसाइज कर रहा है, तो यू शुड बी, आपको उसको उसी तरीके से उचित आंसर देना चाहिए और अपने स्टडी को वैलिडेट करना चाहिए विद न्यू आइडियाज। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके जो पेटेंट्स हैं उनका ऑनर होना चाहिए, कॉपीराइट का ऑनर होना चाहिए। जैसे कि आप गूगल से कोई मैप देखते हैं, तो आप जब मैप देखते हैं गूगल से, तो आपको, तो उस मैप को जब अगर आप अपने पेपर में डायरेक्टली नहीं लगा सकते, दैट इज कॉपीराइटेड, वो किसी और ऑथर का पब्लिश मैप है।
तो उन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। या कोई अनपब्लिश डेटा या मेथड है, उससे आप विदाउट परमिशन ऑथर की आप नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिश डेटा या रिजल्ट या मेथड अगर आपने विदाउट परमिशन ली तो वो डायरेक्टली अनएथिकल उसमें आ जाता है। नेवर प्लेजराइज। प्लेजरिज्म का मतलब आपको पता है, अगर सीधे शब्दों में कहें तो वो एक साहित्यिक चोरी, यानी कि रिसर्च में चोरी को हम प्लेजरिज्म कहते हैं। तो चोरी तो चोरी होती है, किसी के घर में आप डाका डालिए, चोरी करिए, या रिसर्च में प्लेजराइज करिए, तो वो बहुत ही गहन अपराध। तो उससे बचिए, प्लेजरिज्म से बचिए। आप अपनी थॉट्स को, अपनी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है या अपना जो रिसर्च है, अपनी ऑब्जर्वेशंस को अपने शब्दों हेलो में मैम। की कोशिश करिए। यस मैम जया। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। यस बिल्कुल मैम, आपको वो आ रहा है। एक मिनट रुकिए। अब आ रहा है? हेलो, यस मैम, अभी आ रहा है। आ रहा है। हाँ, थैंक यू, अच्छा हुआ आपने बताया। और स्लाइड्स क्लियर है आप लोगों को? यस हेलो, मैम। यस स्लाइड्स क्लियर? मैम। ठीक है, यस यस मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको सुनाई दिया हो कि बेसिक्स। आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों बैकग्राउंड में आवाज हेलो, मैम जब आप ऐसे ही पूछ रहे हो तब सही से आ रही है, लेकिन जब आप ये सब बोल रहे हो तब पता नहीं बैकग्राउंड में क्या आवाजें आ रही हैं। शायद नेटवर्क इश्यू है। हाँ कुछ हो सकता है, कुछ टेक्निकल क्रंच हो, लेकिन अब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? से नहीं, बहुत आवाज आ रही है मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत गुगली गुगली आवाज आ रही है। ओके, मैं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैम आपने माइक लगाया हो या शायद उसका भी हो सकता है नहीं, कोई मैंने माइक इश्यू। तो नहीं लगाया है, लेकिन मैं देखती हूँ, कुछ लैपटॉप की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि कट करके फिर से। मैम ओके मैम। मीटिंग में आपका वॉइस मैम यहाँ पे तो क्लियरली आ रहा है, तो हाँ, स्टूडेंट जिनको इशू है बच्चों थोड़ा को आप लोग हो सकता है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम। एक बार देख मैं फिर से सकते हैं। डिस्कनेक्ट करके एक ठीक बार है, कोशिश करती हूँ। आई एम ठीक है। ट्राइंग अगेन। ओके, हेलो, हाँ जी मैम। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम, आपका वॉइस क्लियर है मैम। यस मैम। यस मैम। अब आ रही है ना सब? यस मैम। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बहुत हो टेक्निकल कुछ क्लिंच हो, बट अगर आप लोग को आ रही है तो मैं स्टार्ट करूं? यस मैम। ओके, थैंक यू। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो है आप लोग को समझ में आया, जो मैंने बताया? जया, यस मैम। यस आपको मैम। समझ में आया? कहाँ तक आपको समझ में आया, थोड़ा सा मुझे बताइए। एथिक्स के बारे में आपको क्या समझ में आया? हेलो, मैम जो हेलो। हम लेते हैं उसमें हमें ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, कि मतलब हमें झूठा डेटा फाइनलाइज नहीं करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी मीन्स हमें बायस नहीं होना है। हमें उसमें मतलब अपने ओपिनियन को डाल के डेटा को मैनिपुलेट करके उसको फाइंड आउट नहीं करना है।
बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बताइए केयर के बारे में क्या है, हमें क्या केयरफुल किसके लिए रहना है? जो डेटा हम मतलब ले रहे हैं किसी और का, तो हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ हमने ये लिया है, मतलब रेफरेंसिंग करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। आप लोग वैसे भी रिसर्च में हैं तो ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, तो आप लोग को समझ में आ रहा है। ओपननेस से आप क्या समझ रहे हैं कि आपको क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आपने कोई रिसर्च की है, अगर कोई दूसरा पब्लिश होने के बाद भी ये कह रहा है कि जो है वो इसमें कुछ खामियां हैं या कुछ कमियां हैं, तो उसके लिए भी हमें रेडी होना चाहिए और अपने डेटा को फिर से वैलिडेट करने का एक वो होना चाहिए। हमें उसको ईगो के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, हमें कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि हमें गोपनीयता बनानी चाहिए। जब हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो हमें एक गोपनीयता रखनी चाहिए, और जब तक हम उसको सबमिट कर रहे हैं पब्लिकेशन के लिए, तो हमें एक गोपनीयता ये रखनी चाहिए कि हमें उससे ज्यादा बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। अगर हम ट्रेड और मिलिट्री सीक्रेट्स की बात करें या पेशेंट रिकॉर्ड्स मेडिकल लाइन में, तो उनके रिकॉर्ड्स को हमें किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, उनकी गोपनीयता को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कलीग्स के प्रति भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यदि हम एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे वर्कर हैं या आप में तो आप सोचे कि हम ही सब कुछ हैं और दूसरे को आप तवज्जो नहीं दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी क्वालिटी होती है, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने दूसरे कलीग्स को, और उनको भी ट्रीट करना चाहिए फेयरली। बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई बताएगा? चांदनी आप बताइए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन से आप क्या समझते हैं? मैम नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि अ, जो भी हम कर रहे हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव इस नहीं टाइप होना का मुझे चाहिए। लग रहा है बट। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव की चीजें हम आपको बताएंगे ऑथरशिप, जब ऑथरशिप के बारे में बताएंगे तब। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पहले ही बताया है कि आपको सोशल गुड और प्रिवेंट सोशल हार्मनेस, यानी कि समाज में आपकी रिसर्च से कोई गलत हार्म ना हो, उसका बेनिफिट ही लोगों को ज्यादा होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल होता है कुछ रिसर्च में कि कई मायनों में कभी कभी रिसर्च उल्टा पड़ जाता है। आप जो भी रिसर्च करें मेडिकल फील्ड में, अगर हम देखा जाए या सोशल साइंस में देखा जाए, तो वो इट कैन बी हार्मफुल, बट इतना हार्म नहीं होना चाहिए कि जो उसके पॉजिटिवनेस, जो पॉजिटिव चीजें आ रही हैं वो हार्मनेस से कम है। मतलब कि मेजरली आपको सोसाइटी को बेनिफिट करनी चाहिए आपकी रिसर्च। अब ऑथरशिप की बात करें तो आप लोग सब और जो है रिसर्चर हैं, आप लोग रिसर्च पेपर भी लिखते होंगे या लिखने की शुरुआत कर रहे होंगे या अभी पढ़ रहे होंगे। तो किस तरीके से हम ऑथरशिप को डिफाइन करते हैं कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं या कोलैबोरेशन करते हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है बहुत सारे एक्सपर्ट्स और कलीग्स का। तो ये ऑथरशिप क्लैरिफाई करती है कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। यदि आपने कोई रिसर्च पेपर पूरी तरीके से डील किया है, आप ही उसको लिख रहे हैं, आप पीएचडी स्टूडेंट है, तो आप अपना रिसर्च खुद करेंगे। तो जब आप नेचुरली आपकी गाइड या आप उसमें फर्स्ट ऑथर होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे, उसके बाद और लोगों में जो टीम वर्क में और लोगों ने कितना काम किया उसके हिसाब से आप ऑथरशिप डिफाइन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑथरशिप जो है वो कंट्रीब्यूशन डिफाइन नहीं होता है। कई पेपर्स में देखा जाता है कि किसी ने कम काम किया, उसको सेकेंड ऑथरशिप दे दी, और किसी को हमने ज्यादा किया है और हमें हमारे गाइड ने फोर्थ नंबर पे दे दिया। या आप खुद गलत कुछ कर रहे हैं कि आप वो किसी से कुछ काम है तो आपने उसको बेमतलब ऑथरशिप दे दी, जबकि वो ऑथरशिप के लायक नहीं है, मतलब उसको एक्नॉलेजमेंट में भी आप डाल सकते हैं। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ऑथरशिप डिसाइड करें तो आपको फेयरली डिसाइड करना है कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो हम उसी हिसाब से उसको ऑथरशिप दें, ना कि हम किसी को खुश करने के लिए उसको ऑथरशिप ज्यादा दे दें। और जब आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो आपका गाइड, आपका सुपरवाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ही विल गाइड यू व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि इस पोजीशन में आपके पास इतना लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं होता है हाउ टू डू। तो इन दैट केस यू शुड डिस्कस विद योर गाइड और योर सुपरवाइजर। लेकिन ये भी एक इथिकल स्टैंडर्ड के अंदर आता है ऑथरशिप। एवरी इंडिविजुअल लिस्टेड एज एन ऑथर मस्ट हैव ए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, तभी वो रिसर्च पेपर में होना चाहिए। और हर ऑथर को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च पेपर के थ्रू। कोई अगर फोर्थ नंबर में ऑथरशिप में है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो नहीं किया है, ये करस्पॉन्डिंग ऑथर जाने। अगर यू आर द ऑथर
of that paper, then you are fully responsible like the corresponding author कि उस पेपर में क्या लिखा है, उस पेपर में क्या है. ठीक है, तो ये चीजें आपको होनी चाहिए. क्राइटेरिया क्या को ऑथरशिप के लिए होना चाहिए कि आपका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. जब पेपर लिख रहे हैं, तो जब पेपर रिवाइज हो रहा है, तो पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होने चाहिए. और फाइनल वर्जन जो पेपर का है, जो कि कम्युनिकेट होने वाला है, जो जर्नल को सबमिट करने से पहले आपको वो पता होना चाहिए कि वो क्या सबमिट होने वाला है. तो ये को ऑथरशिप के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, बहुत हद तक फॉलो होते हैं, लेकिन कभी कभी ये नहीं भी फॉलो होते हैं. मैं ये नहीं कहती हूँ कि जैसे मैं हूँ, या कभी कभी कुछ चीजें फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली एक को ऑथर जो होता है, उसको पूरा लास्ट तक कम्युनिकेट होने तक अपने रिसर्च पेपर को पूरी तरीके से रिव्यू करना चाहिए. प्लेजरिज्म, अब जैसे मैंने बताया, प्लेजरिज्म जो कि आजकल बहुत कॉमन वर्ड है, साहित्यिक चोरी इसको हिंदी में हम कहेंगे. तो यदि चोरी आप अपने घर, जैसे आपके घर है या किसी का भी घर है, चोर आते हैं, चोरी करते हैं बिना आपको पता किए, आप सो रहे हैं, चोरी किया और चले गए, क्या सजा होती है? अगर वो पकड़े गए तो पुलिस उनको ले जाती है. अगर कम नहीं तो एकदम बराबर प्लेजरिज्म भी होता है कि आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा, आपका पेपर ओपन डोमेन में है, आपको तो नहीं पता, कोई आया, आपने उसने पूरा कॉपी कर दिया रिसर्च को, और मैप भी ले लिया, सब चुरा के एक पब्लिश कर दिया पेपर, तो वो क्या हो गया? एक चोरी हो गई. और उसकी भी सजा आजकल बहुत ही, पहली बात तो अगर आज की डेट में प्लेजरिज्म चेकर्स बहुत आ गए हैं. आप जरा भी चोरी करेंगे, आप डेटा को वो इंटरप्रेट गलत तरीके से किसी का दिखा के और कम्युनिकेट करेंगे, तुरंत पकड़े जाएंगे अगर आप उस अच्छे जर्नल में डाल रहे हैं. क्योंकि प्लेजरिज्म के चेकर्स आ गए हैं, वो चेक करके तुरंत आपको बता देंगे कि आपने कितना, आपका रिसर्च पेपर 30% प्लेजराइज, 30% आपने कहीं कहीं से लिया है. वो ये भी बता देंगे कि आपने कहाँ कहाँ से लिया है. तो इन सब चीजों से आप बचिए कि चोरी ना करिए. मैं बार बार कह रही हूँ कि क्योंकि आप कुछ हद तक है कि आप लगभग 8%, 4% तक जो चीजें हैं वो ऑलरेडी हो जाती हैं. जब आप एक तरीके से चीजें लिखेंगे तो कुछ ना कुछ 4%, 8% रहता है कि हाँ वो दिखा देता है कि 4% है, लेकिन कुछ 4, 8%, 10% के बाहर नहीं जाना चाहिए. तो आपके इंस्टीट्यूट में, आपके जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी, लाइब्रेरीज में या कहीं भी ये चेकर होता है. आप कम्युनिकेट करने से पहले उसको चेक करवा लें अपने पेपर को, या पीएचडी में भी अब तो हो गया है, ताकि आपको पहले से पता हो कि आपका कितना प्लेजरिज्म परसेंटेज कितना आया. यदि वो 8% है या कम है तो आप उसको आराम से जर्नल में डाल सकते हैं. यदि वो 30% या 20% या 25% है तो आपको उसको थोड़ा सा और रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि आजकल वो प्लेजरिज्म चेकर बता भी देते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा पैराग्राफ आपने मेथोडोलॉजी का या इंट्रोडक्शन का, ज्यादातर इन सेक्शंस में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, इंट्रोडक्शन में, मेथोडोलॉजी में. तो आप उसको देख लीजिए और उसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिए. हो सकता है आपने जान के ना किया हो, आपने कहीं कहीं से लिया हो, फिर अपने शब्दों में लिखा हो. मैं ये नहीं बोले, लेकिन जान के करो या अनजान में करो, चोरी तो चोरी होती है. तो इसलिए उसको एम्बैरस होने से अच्छा है कि पहले ही अपने रिसर्च पेपर को अच्छे से चेक कर लें और उसको सुधार लें, क्योंकि ये भी अनएथिकल उसमें आता है. फिर हम जब एक मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्ट करते हैं तो हमें, जो कि अभी जया ने भी बताया था, क्योंकि जो है हमें एक्नॉलेज करना चाहिए ओरिजिनल सोर्स से. यदि हमने कोई भी पेपर पढ़ा और फिर हमने उसको लिख लिया उसके बारे में कि हाँ हमारा डेटा सपोर्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल छोटा सा चीज कोई है, जैसे मैंने ये कहा कि हमको भी पाइन के पॉलन मिल रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चला है कि उस जगह पे तेज हवा चल रही होगी, तो मैंने लिखा. लेकिन हमने कुछ कहीं पढ़ के उसको लिखा, हमने कोई लिटरेचर पढ़ा तो हमने लिखा. तो अब हम उस लिटरेचर को साइट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. कोशिश करिए लिटरेचर को साइट कीजिए और लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स को साइट बहुत करिए, क्योंकि बहुत पुराने रिसर्च पेपर्स को भी हम साइट कर सकते हैं, लेकिन हमें आजकल हमने जो ट्रेंड देखा है, रिव्यूअर्स ये चाहते हैं कि हम लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स, या लाइक फॉर एग्जांपल 2025 है तो 2015 के बाद, 2020 के बाद जो रेफरेंसेस हैं हम उनको भी कोट करेंगे. पिछले 10 सालों में क्या उस
टॉपिक पे रिसर्च हुई। तो वो चीजें हमें इम्पोर्टेंट है। यदि हम किसी का एग्जैक्ट वर्ड या स्पोकन और रिटन ले रहे हैं तो उसको हमें स्टेट करने की जरूरत है। एक सिंपल भाषा में यदि हम कुछ बोल भी रहे हैं किसी मीडिया पर्सनल को अपनी रिसर्च के बारे में और हमने किसी और के आइडिया को यूज किया अपनी चीजों को बताने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, तो हमें उस ऑथर का नाम बताना बहुत जरूरी है। यदि हम कोई इंटरव्यू भी दे रहे हैं उसमें किसी ने हमसे कुछ पूछा नहीं, आपने अपनी रिसर्च की है, क्या आपने उनकी फलाना फलाना रिसर्च को आपने पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल बताना चाहिए कि हाँ मैंने वो रिसर्च पढ़ी है और ये फलाना इटॉल ने ये रिसर्च की है इस डेट पे और हम इनसे हमने वी हैव बीन एनकरेज्ड बाय दीज आइडियाज। उसको बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि इट इज गुड ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है हम सोचते हैं दूसरे की रिसर्च को क्यों बताएं, हमने जो किया है हमने किया, नहीं, दैट इज ए रॉन्ग इम्प्रेशन। आपने अगर कहीं से लिया है उस आइडिया को तो आप उसको कोट कर दीजिए कि आपने कहाँ से लिया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका खुद ओरिजिनल आइडिया है तो आप उसको भी बता दीजिए, नो वी हैव ऑब्जर्व। जैसे मैंने कोई ऑब्जर्व की चीजें फील्ड पे जाके, तो मैंने ऑब्जर्व की, फिर मैंने उसको एज इट इज लिख दिया कि बेस्ड ऑन these things have been this. But if I have taken the data from the other, that Falana, for example, Bhattacharya et al. Has observed this and has done this, then we have to quote that references in full. वो सब चीजें, यदि आप कोई मैप ले रहे हैं या कोई भी टेबल आप देख रहे हैं कि आपको टेबल सही लगी, तो उसमें आप टेबल के कैप्शन में आप उनका रेफरेंस डाल दीजिए पेपर में। तो दिस इज अ वेरी गुड इम्प्रेशन और वेरी अच्छी चीज है। ऑथर जब सबमिट करता है मैन्यूस्क्रिप्ट या आर्टिकल, तो वो सभी एक्सपर्ट्स, तो एडिटर को एक असाइन होता है। जब आप पेपर कोई भेजते हैं किसी जर्नल में तो वो एक एडिटर को असाइन होता है। फिर वो एडिटर डिसाइड करता है कि आपका पेपर कौन रिव्यू करेगा। पहले या तो आप खुद सजेस्ट करते हैं रिव्यूअर्स तो उसमें से, या फिर एडिटर का पूरा अपना डिस्क्रिप्शन होता है, उनका अपना वो होता है कि हम किसको रिव्यू करने के लिए दें, तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं। और उसके बाद आपका पेपर एक पीयर रिव्यू प्रोसेस में जाता है। तो अब आपका जो रिसर्च पेपर जाता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ऑथर सबमिट करता है मैन्यूस्क्रिप्ट, तो उसको इस गोपनीयता का ध्यान रखना है कि उसको इन सब चीजों के बारे में अपनी टीम के अलावा चीजों को ज्यादा डिसेमिनेट नहीं करना है कि हमने पेपर सबमिट किया और फिर हम जाके किसी से भी बोल रहे हैं हमने ये पेपर सबमिट किया। उसको कॉन्फिडेंशियल रखिए जब तक कि पेपर का कोई रिजल्ट ना आ जाए। एडिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है पब्लिकेशन में, क्योंकि एडिटर ही डिसाइड करता है कि कौन से ऐसे स्पेशलिस्ट रिव्यूअर्स हैं जिनको हमें भेजा जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है पब्लिकेशन का, क्योंकि जो रोल एक्सपर्ट्स का होता है, और एक्सपर्ट्स जो होते हैं रिव्यूअर्स, उनका बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब उनको पेपर आता है तो उनको कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। हम लोग कभी कभी नहीं भी रखते हैं, मैं खुद बोल रही हूँ, लेकिन उसको एक्सपर्ट को हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए कि हमारे पास ये पेपर आया है तो हमें उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है और उसको भेजना है। उसको ना हमें, अगर ऑथर आपके सेम डिपार्टमेंट का भी है जिसका पेपर आप ही के पास आया है, यू शुड नॉट रिवील दिस अनटिल एंड अनलेस उसका पेपर का कोई डिसीजन नहीं आ गया। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और एडिटर के पास ये राइट होता है कि जब रिव्यूअर्स या एक्सपर्ट्स अपना रिव्यू भेज देते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, सपोज करिए आपने कोई पब्लिकेशन भेजा, रिव्यूअर्स को अच्छा लगा, रिव्यूअर्स ने उसमें रिवीजन, माइनर रिवीजन दिया, फिर एडिटर के पास आया, फिर एडिटर ओवरसीज करता है इवैल्यूएशन को कि क्या आया है। नॉर्मली एडिटर रिव्यूअर्स के पक्ष में होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडिटर अपना भी डिसीजन एक ले लेता है। तो वो अल्टीमेटली एडिटर के हाथ में होता है आपके पेपर का फेट कि वो क्या है। और अगर पेपर अच्छा लिखा है, स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपका पेपर रिवीजन में आ जाए। अगर पेपर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसको, अगर वो रिजेक्ट भी होता है तो आप रिव्यूअर्स कमेंट्स मांगिए, एडिटर से कोशिश करिए, और रिव्यूअर्स के हिसाब से आप अपना पेपर इम्प्रूव करके फिर किसी दूसरे जर्नल में भी भेज सकते हैं। पेपर के फेट से रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट होने से आपको अपना मोटिवेशन नहीं कम करना चाहिए, आपको उसको रिवाइज करके फिर से भेजना चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट इथिकल कॉन्सेप्ट पीयर रिव्यू के होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि मेंटेन नहीं हो पाती है कभी कभी, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है बता देना एक दूसरे को, तो वो सब थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करिए कि जब आप रिव्यू प्रोसेस में पेपर सबमिट कर रहे हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर साइटेशन, प्रॉपर
हर चीज करना पड़ता है। रिव्यूअर्स को शुड नॉट नो द ऑथर्स दे आर रिव्यूइंग। देखा जाए तो रिव्यूअर्स, कुछ जर्नल्स में ऐसा होता है कि हम लोग ब्लाइंड मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हैं, टाइटल पेज अलग होता है, एब्स्ट्रैक्ट से पेज अलग होता है, तो जो नॉर्मली एडिटर्स से टाइटल पेज नहीं भेजते तो उनको ऑथर्स का नाम नहीं पता रहता है। वो सिमिलर होता है जैसे आपके बोर्ड के पेपर्स होते हैं, आप लोग रोल नंबर लिख के पेपर सबमिट कर देते हैं, तो आपके रिव्यूअर को या टीचर को तो नहीं पता रहता है कि कौन है, अब वो तो रोल नंबर से ही वो पेपर जांचते हैं, आपको नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। वैसे ही पेपर्स में भी होता है कि वो ऑथर्स उन्हें नहीं पता रहता, वो पेपर्स को देखते। कई जर्नल्स में है कि ऑथर्स का नाम रिवील कर देते हैं, बट दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। नॉर्मली कोशिश यही होनी चाहिए कि रिव्यूअर्स को नहीं पता होना चाहिए कि ऑथर्स कौन है, उनको ऐसे रिव्यू करना चाहिए, तब दे कैन क्रिटिकली रिव्यू, वरना बायसनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऑथर्स को भी ये नहीं पता होना चाहिए कि रिव्यूअर कौन है। तो ये एडिटर की जिम्मेदारी है कि एडिटर को इतना होना चाहिए कि उसे नहीं पता होना चाहिए कि ऑथर को बताना कि वो रिव्यूअर्स कौन है। नो involved in this publication process can publicly disclose the information of the article. आर्टिकल की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, रिसर्च उसमें जो हो रही है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी ऑथर की भी होती है, रिव्यूअर को एक्सपर्ट्स की भी होती है और एडिटर की भी होती है। एनिमल रिसर्च इन साइंस, कई जगहों पे एनिमल्स को एज ए कंट्रीब्यूट करते हैं साइंटिफिक स्टडीज में, मोस्टली मेडिकल स्टडीज में, तो उनको भी उनके भी एक एथिक्स होते हैं कि दे सर्व एज ए टेस्ट सब्जेक्ट्स फॉर न्यू मेडिकेशंस लानी है मार्केट में, तो इसके लिए काफी उनके ट्रायल्स भी होते हैं। कुछ इनोवेटिव अगर सर्जिकल टेक्निक्स लानी है तो उसके लिए भी एनिमल्स का यूज होता है। तो जितनी भी रिसर्च जिसमें एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको भी एथिकल रिव्यू से गुजरना पड़ता है। पहले ये गारंटी होनी चाहिए कि जो भी एनिमल आप यूज कर रहे हैं रिसर्च में वो पब्लिकली डिस्प्ले हो और उसको जो है कंपैशनेट और रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, यानी उसको एक अच्छे से यूज किया जाए, ना कि उसको मतलब उसमें आगे चल के आपके क्लिनिकल टेस्टिंग में उसे कोई हार्म नहीं होना चाहिए, उसे बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज करना चाहिए। और जब हम ट्रांसपोर्टेशन होता है, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें भी उनको हैंडल्ड केयरफुली और काइंडली करना चाहिए। तो एनिमल्स के जो ओनर्स होते हैं उनके भी राइट्स को हमें देखना चाहिए। अनलॉफुल तरीके से एनिमल्स को नहीं लेना चाहिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एथिक्स इन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स में अगर ह्यूमन पार्टिसिपेंट है, मानव कोई है, तो आपको सबसे पहले तो आपको बड़े उसकी सुरक्षा का, उसकी गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। और उसके राइट्स जो होते हैं, एक साइंटिफिक राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इन द रिसर्च, तो उसको आपको पूरी फेयरनेस तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ह्यूमन सब्जेक्ट्स में कॉम्प्लेक्सिटी आती है और कभी कभी दिक्कतें आती हैं, तो उन इथिकल जो मापदंड तय किए गए हैं उसके हिसाब से ज्यादातर मेडिकल लाइंस में तो उन पे खरा उतरना। फिर नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए वो वॉलंटरी होना चाहिए। इसका मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट हो, तो उसको पूरी तरीके से उसकी कंसेंट होनी चाहिए, मतलब वो उसकी सहमति होनी चाहिए उस इंडिविजुअल की, ना कि उसको जबरदस्ती आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं रिसर्च में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल साइंस सब्जेक्ट है, आप मान लीजिए आप किसी गाँव में गए या ट्राइबल कॉलोनी में गए, फॉर एग्जाम्पल आप आसाम में गए, आसाम में ट्राइबल और बहुत सारी जगह पे ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, अगर दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो नहीं आपसे बात करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा जबरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें उनकी कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वॉलंटरी इन्वॉल्व हो, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफगार्ड होनी चाहिए और उनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोई भी रिसर्च करें तो हमें रिस्क और बेनिफिट दोनों को देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा गोल मेनली होना चाहिए बेनिफिट की तरफ, समाज में हमारी रिसर्च से कुछ सकारात्मक काम हुआ, नकारात्मक नहीं हुआ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब जैसे बायोमेडिकल रिसर्च एम करती है टू एडवांस नॉलेज अबाउट डिसीजन एंड हेल्थ, तो अल्टीमेटली वो बेनिफिट कर रही है। न केवल बायोमेडिकल रिसर्च, अगर इन्वायरमेंटल रिसर्च की बात करें, क्लाइमेट चेंज है या जियोलॉजिकल रिसर्च की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं समाज के लिए ही काम हो रहा है, तो वो भी बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। रिसर्च मिसकंडक्ट, अब जब रिसर्च मिसकंडक्ट होता है तब क्या होता है, मतलब कि एथिक्स का फॉलो नहीं होता है, तब क्या होता है, इट इज द आइडेंटिफाई करें और रिपोर्ट करें अनएथिकल या अनसाउंड रिसर्च। जैसे कि आप एक रिसर्च माहौल में ही हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो इस समय आप बिल्कुल ही रिसर्च माहौल में, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स भी रिसर्च कर रहे हैं दूसरे गाइड के अंदर। तो अगर आपको कुछ ऐसा मामला समझ में आया कि किसी ने फैब्रिकेट किया है या फॉल्सिफाई या प्लेजरिज्म किया है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैम बहुत। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैम, क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ फिर से देखिए। मैम साथ साथ में कोई साउंड आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी, यस मैम। अब आ रही है आपकी। आपको स्लाइड्स दिख रही है? Yes, ma'am. तो कोशिश करिए कि रिसर्च मिसकंडक्ट यानी कि फैब्रिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म कहीं भी हो रही है तो उसको रिपोर्ट करें। अपने ही किसी कलीग्स के बीच में हो रही है तो वो दैट इज ए क्लियर सिग्नल ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट। फैब्रिकेशन का मतलब पता है आपको? कोई बताएगा? चांदनी, आप बताएंगी? अभी किसी ने बताया था, जया ने बताया था। फैब्रिकेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? और मतलब मैम किसी का डेटा हमने लिया हुआ है ना, तो उसका थोड़ा सा चेंज करके वो अपना डेटा बता दे, ऐसा कुछ। वो आपने प्लेजरिज्म की भी बात कर दी इसमें कि किसी का आपने डेटा भी लिया, उसको फैब्रिकेट कर दिया, वो बहुत ही गलत एक्ट है, मेकिंग ऑफ द डेटा। इसका मतलब आप अपने ही ऊपर क्वेश्चनेबल है, आप किसी दूसरे को क्या कहेंगे, आप अपने ही अंतरात्मा को गलत कर रहे हैं एक गलत डेटा बना के। फॉल्सिफिकेशन यानी कि किसी की रिसर्च है, आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया या अपने ही डेटा को मैनिपुलेट करके एक जैसा लोग चाहते हैं वैसा डेटा बना दिया। तो ये सब चीजें हुई हैं पास्ट में, तभी इन सब ये इथिक्स आए हैं। तो इन सब से बचिए, क्योंकि आपके पूरे कैरियर का सवाल है, और अगर आप इनसे बचेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ एंड आल्सो इन योर कैरियर। तो वो सब चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन अगर अपनी रिसर्च में जो आपका आगे चल के रोजी रोटी बनने वाला है उसी में कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आप पर्सनल लाइफ में भी कितना फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन करते हैं। तो इससे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। और जैसे आप ये सब तो आपको अच्छे से पता है, इसको आपको कोशिश करिएगा जब भी अपना फर्स्ट रिसर्च पेपर भेजिए या अभी भेज भी रहे हैं तो उसको चेक से जरूर चेक करा लीजिए। ज्यादातर केसेस में ये भी होता है कि फर्स्ट स्टेप से ही आपने रिसर्च बहुत अच्छी की है, लेकिन 20% से ज्यादा प्लेजरिज्म आ गया, एडिटर ने तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया कि आपका 20% से ज्यादा है, आप तो फिर उसमें आप बहुत ही आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उससे बचने की कोशिश करिए। इथिकल गाइडलाइंस ये भी है कि कोई मिसकंडक्ट कर रहा है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक छोटा सा हमारा इंस्टीट्यूट है, आपकी यूनिवर्सिटी है, अगर किसी ने कुछ मिसकंडक्ट किया तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि इंक्वायरी सेटअप होगी, कमेटी बनेगी, फिर इंक्वायरी जो है वो उसकी सिचुएशन को देखेगी, एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगी, और फिर इंस्टीट्यूट और जो हेड है या वो डिसाइड करेंगे कि उसका क्या करना है, उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए उसके साथ। तो वो सीवेरिटी पे डिपेंड करता है कि आपने मिसकंडक्ट किस हद तक किया है। तो कोशिश करिए कि हम एथिक्स के अंदर, एथिकल गाइडलाइंस के अंदर काम करें। इंडियन रिसर्च में अगर हम देखें तो वैसे तो लोकल सेटिंग में ही कंडक्ट की जाती है एथिकल गाइडलाइंस। 2000 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने इंट्रोड्यूस किया था एथिकल गाइडलाइन फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। इसके अलावा काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेस CIOMS ने भी स्टैब्लिश किया था प्रिंसिपल्स गवर्निंग बायोमेडिकल रिसर्च, बिकॉज बायोमेडिकल रिसर्च डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारी सोसाइटी को। तो रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स जो है उनमें अलग रूल्स होते हैं। वो रिसर्च एथिक्स कमेटी यानी REC
और इंस्टीट्यूशनल एथिक कमिटी जो होस्ट इंस्टीट्यूट की होती है उसको वो उससे गुजरना पड़ता है, देन ओनली इट कैन बी इन्वॉल्व ह्यूमन पार्टिसिपेंट। इन द एब्सेंस ऑफ REC रिसर्च एथिक्स कमिटी के एब्सेंस में जो है सेंट्रल एथिक्स कमिटी होती है ICMR की, जो उसको देखते हैं। तो कंक्लूजन ये आता है कि हमें एथिक्स से चलना चाहिए, हमें अपनी रिसर्च जैसे जो कि हमारी आगे चल के हमें उसी को करना है और उसी से ही अपना एक कैरियर बनाना है, तो उसके प्रति वफादार ईमानदार होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए और प्लेजरिज्म तो कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल भी ना हो। यदि अनजाने में आपका से हुआ है तो उसको तुरंत सुधार करना चाहिए। एक बहुत रिस्पेक्टेड फिगर थे बायोमेडिकल एथिक्स में, पेलेग्रिनो, उन्होंने ये कहा है कि जो मेजर ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी लाइज इन द कैरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यानी कि कोई प्रोफेसर हो या कोई रिसर्च स्कॉलर हो, कोई साइंटिस्ट हो, उसके अपने कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना एथिक्स को कर रहा है, क्योंकि उसे तब अपने एथिक्स को देखना चाहिए जब कोई कमरे में नहीं देख रहा है। एक कमरे में आप बैठे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तब आपका जो कैरेक्टर है वो सामने आता है कि आप कितनी इंटीग्रिटी से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, एथिकल प्रिंसिपल्स में ये भी है कि जैसे कि आप खुद चाहते हैं कि लोग आपको कैसे रिएक्ट करें या रिस्पेक्ट करें, वैसे ही आपको दूसरों को रिस्पेक्ट और उनके संग ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि आप एक कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको उस रिसर्च उस कोलैबोरेशन में जो भी हो रहा है आपको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, आपको सब चीजें पता हो, कैसे पेपर जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, क्या चीजें हो, आपसे कुछ चीज छिपाई नहीं जा रही। तो वही चीज आप पे भी लागू होती है कि जब आप भी काम कर रहे हो तो आपको भी पूरी पारदर्शिता से, पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो आज के दौर में, आज की दौर में ये सब चीजें थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इनको फॉलो करने में आप रिसर्च में अगर एथिक्स लाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में भी एक एथिकल हो जाएगी और यू विल ग्रो। तो यही कोशिश करूंगी कि आप इस टॉपिक को, ये यहीं पे खत्म हो गया, इस टॉपिक को आज रात में जाएं शाम को और थोड़ा सा सोचें इसके बारे में। और मुझे आशा है कि आप लोगों को सबको कुछ समझ में आया होगा। मैं फीडबैक के लिए चांदनी और जया को बोलूंगी कि उनको क्या समझ में आया कंक्लूजन में, थोड़ा सा मुझे बताएं और शेयर करें अपने कलीग्स के साथ। आपने जो बताया उसमें आपने कहा कि जो रिसर्च करते हैं उस टाइम हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब रिसर्च एथिक्स, उनकी नैतिकता क्या है, वो आपने अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया और हमें समझ में भी आया। थैंक यू मैम फॉर योर गाइडलाइन। थैंक यू। और अभी किसी को क्वेश्चन है, और भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत स्टूडेंट्स, तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और अगर डायरेक्टली नहीं पूछ पाए तो वो मेरा ईमेल है, तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं। मैम वी विल शेयर योर ईमेल आईडी सारे स्टूडेंट्स के साथ, एंड जी जी, कुछ डाउट है तो दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ यू। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये लोग PhD करने जा रहे हैं, तो इनको ऑथरशिप, यस मैम, रिव्यू प्रोसेस और एथिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो AI टूल्स हैं उनकी मदद से हम बहुत कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, और जो है तुरंत जैसे ChatGPT है वो बहुत कॉमन है, हम उसमें टाइप करते हैं, हम सोचते हैं जल्दी से हमें मिल जाए। वो चीजें ठीक है, वो कई हद तक चीजें सीनियर्स लोगों के लिए है ठीक, लेकिन अभी जो बच्चे आप लोग आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, यदि आप अभी से उसको यूज करने लगे, उसका प्रयोग करने लगे, तो आपके लिए वो बहुत घातक है। कोशिश करिए जो भी सेंटेंस फॉर्म करिए उसको खुद ही फॉर्म करिए, खुद ही अपने गाइड से सही करवाइए। कोई एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो उसको अपने गाइड से खुद ही सही करवाइए, खुद ही कोशिश करिए कि कम से कम यूज करें। यस मैम।
So Dr. Gaurav, if further questions are not there, so I can leave or I have Yes, to ma'am. do We it? can conclude the session, ma'am. Everyone Okay. has said thank you in the chat, and I guess everyone has liked the presentation as well. And if any scholars have any doubt, or if they want to clarify, or they want to teach, or I mean, they want to study any particular topics again, they'll contact you directly with your email ID, ma'am, if that is fine. Yes. And ma'am, with your permission, Yes, with my permission, and I also like to share one thing. अभी जब गौरव डॉक्टर गौरव जानते ही हैं कि इनक्वा कांग्रेस हो रही है, तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं yes, वो अगर वेटनरी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैंने भी एक सेशन प्रपोज किया है. आई विल शेयर इट इन दैट ग्रुप आल्सो. definitely, ma'am. जो मैंने काम किया लेट होलोसीन, यानी कि 5000 से आपने जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं या एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर मेरा एक सेशन Correct, ma'am. की अगर कुछ कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट से भी हो और आपकी तरफ से, आपकी फैकल्टी से हो, इट वुड बी वेरी नाइस. डेफिनेटली मैम. तो मैम उसमें हम लोग भी मैम वही सब प्लान कर ही रहे हैं अभी एक साथ में. You are also AOQR one of the main person. डेफिनेटली मैम. I would be मतलब I will feel very happy if you people from Kutch University will contribute. Okay, ma'am. Ma'am, with your permission, I'd like to conclude this meeting. And ma'am, thank you so much for the session. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thank you, students. Bye bye. Students, you can leave the meeting now. Thank you.